और आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि जिस अहम तरीन इशू के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी अरसे से मैं सवाल उठा रहा था लेकिन किसी ने रिपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन मेरी आपसे बसत एहतराम गुजारिश है कि आज कम अज़ कम इसके ऊपर ज़रूर आप इसको चलाइएगा। और मैं कोई सियासी बात आपसे नहीं कर रहा, मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं जब इस इशू के ऊपर सवाल उठाने लगा तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊँ। एक ये कि किसी का इस तरफ तवज्जो भी नहीं थी और जिनकी जिम्मेदारी है शायद वो भी बहुत सारे और चीज़ों में मसरूफ़ थे। मुझे किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे रोज़ाना इसके ऊपर बात कर रहे हो लेकिन न तो कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, न कोई इसके ऊपर तज्जिया कर रहा है, न इसकी कोई खबर बन रही है। तो मुझे वो जंगल में जब आग लगी थी तो उस छोटा सा एक परिंदा था, उसकी बात याद आ गई। जंगल में आग लगी या लगाई गई तो वो पास में एक नदी थी, वहाँ उड़ता, चोंच में थोड़ा सा पानी लेता और आग बुझाने की कोशिश करता। तो किसी बड़े जानवर ने उसको आवाज़ दी और पूछा कि क्या तुम्हारी इस काविश से ये आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि आग बुझे ना बुझे, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से हूँ। सर, दो चीज़ें होती है, एक आग को रोकना, उसकी मैंने तनबीह भी की, सवाल भी उठाए, खदशात भी बताए, और दूसरा है कि जब आग लगे तो उसको बुझाना मुश्किल होता है, भड़काना बहुत आसान होता है, फिर उसके ऊपर TRP भी मिलता है, इतने मरे, इतने घर गिरे, वो भी मिलता है, और फिर उसके साथ जो सियासी लोग होते हैं उनको भी एक दूसरे को लताड़ने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन दोनों चीज़ों में नुकसान तो हमारे लोगों का है यार, हमारी जिंदगियों का है। मैंने जो सवाल पहले उठाए थे मैं आपके सामने आज रिपीट करता हूं, और जो सवाल मैं बारहा पूछ चुका था, फिर मैं आपको मौजूदा सिचुएशन और इससे आगे क्या होने जा रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। और हो सकता है कि किसी की ज़मीर को झंझोड़ने में आज हम कामयाब हो जाए अगर आपने साथ दिया। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा सवाल थे कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और ये हुआ क्यों था? कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए, जवाब मिला एब्सोल्युटली नॉट। ड्रोन हमला एक नहीं हुआ इमरान खान के दौर में, लिहाजा एक रिजीम चेंज ऑपरेशन, हुकूमत बदली, अमेरिका के अलाकार मुसल्लत हुए, फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन का दूसरा मरहला आया। उस दूसरे मरहले में जो हमारे खदशात थे मैंने उस सवालों की शक्ल में पूछे कि क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में अमेरिका के असर रसूख को, जो कि अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद इस खित्ते में ताकत के तवाजुन या ताकत के खेल और उनकी यहाँ पे अजारादारी कायम करने के लिए क्या अमेरिका को अड्डे देने की कोई बात हुई है? दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा चुकी है या दी जा रही है? तीसरा सवाल मेरा ये था कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा खुसूसन और पूरे पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल के हवाले से अफ़गानिस्तान में आपके क्या मुज़ाकिरात हुए हैं, किन नुकात पे हुए हैं, वो कौम के साथ शेयर किए जाए। चौथा सवाल मेरा ये था कि फाटा का इंज़िमाम बड़ा मुश्किल काम था, और फाटा की इंज़िमाम जब हो रहा था तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ताकतें इसके खिलाफ थी। हमें कहा गया, पार्लियामेंट में भी कहा गया, ब्रीफिंग में भी कहा गया कि इंडिया इसके खिलाफ है और बैरूनी ताकतें खिलाफ है। तो अब क्या आपसे फाटा के मर्जर को वापस लेने की कोई बात हुई है? क्या कोई कमिटमेंट हुई है? मुतालबा आया है तो किसकी तरफ से आया है? और पाकिस्तान में उस मुतालबे को कौन हमेशा से रिपीट करता रहा? तो फाटा इंज़िमाम से तो लोगों को बल्दियाती नुमाइंदगी भी मिले, सूबाई असम्बली में भी नुमाइंदगी मिली। चौथा सवाल मेरा ये था। पांचवा सवाल मेरा ये था, बॉर्डर के ऊपर तो फेंसिंग हो चुकी है, बाढ़ लग चुके हैं हमारी सरहद के ऊपर। अगर बाढ़ लग चुके हैं तो मैं सरगर्मियां क्यों देख रहा हूं? 2 महीने से मैं चीख रहा था। और अगर सरगर्मियां है तो क्या किसी की मर्जी मंशा शामिल है? अगर मर्जी मंशा शामिल है तो फिर हमें ऊपर 4 सवालों के जवाब दे दे ताकि हमें पता हो कि हमारे मुस्तकबिल में आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और फेंसिंग के बावजूद क्या लोगों के आने की और सरगर्मियां इस तरफ बढ़ाने की कोई हिकमत अमली है? तो वो भी कौम को बता दी जाए। और फिर छठा सवाल में ये पूछता था कि फेंसिंग जिम्मेदारी किसकी है यार? तो इन सवालों के हमें जवाब दिए जाए। पूरी तौर पे खामोशी थी मेरे पाकिस्तानियों।
इंपोर्टेड हुकूमत से मैं पूछता रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले का मैं बताता रहा, और फिर मैंने ये भी बता दिया कि इसमें प्लानिंग ये भी की गई है बदकिस्मती से कि हमारे लाशों के ऊपर किसी कौमियत के नाम पे सियासत करने वाली जुमात की रिवाइवल। ये प्लानिंग का हिस्सा मैं 1.5 महीने पहले बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ को टारगेट करो, किसी की रिवाइवल करो, आग लगा दो, और फिर उसके बाद अमेरिका के मफादात भी, किसी सियासी जुमात की मफादात भी। और आखिरी चीज मैंने बताई थी कि फाटा के मर्जर के खिलाफ अगर किसी ने अफगानिस्तान में आपसे कमिटमेंट ली है या मुतालबा किया है, आपका उसके ऊपर क्या जवाब है। और पाकिस्तान में एक मजहबी जुमात है जो इसके खिलाफ थे हमेशा से। तो फिर क्या ये कम्बिनेशन है यार, ये क्या गेम खेला जा रहा है। कहा गया कुछ नहीं हो रहा, कहा गया कि ऐसी सवाल उठा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज है, पता नहीं कि कहां से इसके दिल में ये ख्याल आते हैं और सवाल पूछना शुरू कर देता है। साबित हुआ मेरे पाकिस्तानियों, और मैंने ये भी वार्न किया था और मैं वार्न करता गया, अपने कौम को बताता रहा। आज मुझे दुख इस चीज का है कि अमरीकी गुलाम, अलाकार और सहूलतकार सब खामोश रहे, किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि गेम का हिस्सा थे। मेरे पाकिस्तान को, मेरे पुख्तूनों को ईंधन बना के अपने मफादात का उसूल चाहिए था, फिर से हमारे घरों में लाशें गिरानी थी। और उसके साथ अफसोस इस चीज का है कि किसी भी मीडिया ने रिपोर्ट ही तक नहीं किया। और जब आग लगी और अब इत्तलात आ गई कि लोग पहुंच गए हैं, तो कोई ट्वीट भी करता है, कोई इसके ऊपर बात भी करता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने आवाज उठानी है, कौम खड़ी हो गई है। कौम ने रियासत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम किसी की जंग में ईंधन नहीं बनेंगे, हमारे लाशों के ऊपर किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, हम किसी और की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो हमारे ऊपर 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में हम गए, क्या 9/11 में एक पाकिस्तानी मुलविस था? नहीं था। क्या 9/11 से पहले पाकिस्तान में धमाके थे? नहीं थे। जब 2004 में पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आपको वजीरिस्तान, कुरम, खैबर, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बाजौर, मलाकन डिवीजन, हर जगह पे ऑपरेशन करने पड़े। 80,000 जानों का नजराना पेश किया, 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, 120 अरब डॉलर अपनी मईशत का नुकसान किया। सालों बाद हमने अमन हासिल किया। मैं क्यों फरियाद ना करता, मैं क्यों आवाज ना उठाता, मैं क्यों इसके ऊपर गुफ्तगू ना करता कि जब मैं देख रहा हूं कि पिछले 2013 से पहले स्वाद आपने देखा होगा, सबको दावत देता हूं कि आज का स्वाद देखे, आज का मलाकन डिवीजन देखे, जहां एक तरफ लाशें गिरती थी, स्कूल तबाह थे, सड़कें तबाह थी, लोगों में खौफ था, कारोबार तबाह थे, सयाहत खत्म हो गई थी। आज स्वाद में यूनिवर्सिटीज बन चुकी, अस्पताल बन चुके, सड़कें बन चुकी, मोटरवेज बन चुकी, स्कूल बन चुके, सयाहत का फरोग हो गया। सिर्फ इस ईद उल अज़हा पे 3 लाख गाड़ियां मलाकन डिवीजन आई, लोगों की माशी सरगर्मियां शुरू हो गई, लोगों का बदहाली से खुशहाली तक सफर हो गया। मैंने अपने हाथों से अपना स्वाद मनाया है, मैं कैसे किसी की हवाले कर सकता हूं? मैं क्यों इसके ऊपर बात ना करता? मैं आपसे पूछता हूं, जो फैसले करते हैं कि फैसले करे यार, अमेरिका की गुलामी करनी थी, कर ली, पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत होना था, मुसल्लत हो लिया, 1100 अरब के केसेस माफ कराने थे, कर दिए, लेकिन मेरी जिंदगी से तो मत कह लो यार। हमारे लोगों ने, आपको याद है कि एक एक घर से जनाजे उठे थे जब इन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुशर्रफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए थे। एक ड्रोन हमला होता था, उससे दहशतगर्दी में मजीद इजाफा होता था। इमरान खान के दौर में तो एक ड्रोन हमला नहीं हुआ तो दहशतगर्दी भी नहीं थी। इमरान खान ने तो अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, एब्सोल्युटली नॉट का, कोई दहशतगर्दी नहीं थी। तो फिर हमारे अमल को तबाह करने के लिए ये कौन सी पॉलिसीज होती है? ये कौन सी अकल की बात है जो इसमें 13 जुमातें इस वक्त शामिल है अमेरिका रिजीम चेंज ऑपरेशन में और उसके दूसरे मरहले में। यार आपने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क पे सियासत करनी है। जब आपका इंपोर्टेड वज़ीर आज़म वो बेटा हो जो कि नारा लगाए, तकरीर में कहे कि मैं अलकायदा को कहता हूं, तालिबान को कहता हूं कि पंजाब के उस पार जो करना है वो कर ले, अटक के उस पार जो करना है कर ले। यार ये इंसान है यार। दूसरा ये कि दहशतगर्दी, तालिबान, ये तो आप लोगों का आपस में था। इधर आप मार रहे थे,
उधर वो आपको मार रहे थे। हम तो अमन के दाई हैं, हमने तो ना ड्रोन हमलों की इजाजत दी, ना हमने अड्डे दे दिए, ना हमने जंग की बात की। हमने तो तरक्की दी है, हमने तो खुशहाली दी है, हमने तो अमन दिया है, हमने तो माशी सरगर्मियां दी है, हमने तो लोगों की जिंदगियां बदली है। देख लो ना आज का स्वाद, देख लो कि वहां पे कितना सफर तय हुआ है, देख लो खैबर पख्तूनख्वा। तो फिर क्यों हमारी जिंदगी उससे खेल के हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं वार्न करता हूं फिर से कि कौम तो कड़ी हो गई है, कौम ने फैसला सुना दिया है, कौम अमन चाहती है, कौम आपके गेम एक्सपोज हो चुका है। ये पता नहीं हमारे साथ आगे क्या कर रहे थे। एक्सपोज तो आपका गेम हो गया है, लेकिन अब हमारी जिंदगी से मजीद मत खेलो, हमारे अमन से मत खेलो, हमारी खुशहाली से मत खेलो। यार एक धमाका जब होता है 50 सा बंदा शहीद होता है, वो किसी का बच्चा होता है ना, किसी का बेटा होता है, किसी की कोई बहन होती है। जब घर पे मटर गोला लगता है तो हमसे पूछे ना, हर घर से हमने जनाजे उठाए हैं, हमारे घर तबाह हुए थे, हमारे अस्पताल तबाह हो गए थे, हमारे मसाजिद शहीद हो गए थे। तो क्यों हमें उस तरफ लेके जा रहे हो? हम अमन चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, हम खुशहाली चाहते हैं, हम वो दे चुके हैं। हमें अपने डर्टी गेम में मत घसीटो, हमें अमेरिकी रिजीम चेंज की खातिर हमें इसका ईंधन मत बनाओ। हमें अमन से जीने दो, हमारे लोगों को अमन से जीने दो। और मैं वार्न करता हूं, बातें हमने बहुत की, सवाल बहुत उठाए, तो मेरे पाकिस्तानियों आपने हमारा साथ देना है। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की स्वात मलाकन डिवीजन दिर की बात नहीं है। हमारे एक MPA मलक लियाकत अली, उसके साथ 5 बंदे शहीद हुए, उसके घर से 2 जनाजे निकले, खुद वो अस्पताल में है इस वक्त। बहुत सारी इस किस्म की चीजें हो रही है, प्लानिंग्स हो रही है। आपने हमारे साथ मिलकर इसको रोकना है। मैं अपने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लोगों को कहता हूं, ईंधन हम बनेंगे तो आग की तपिश सब महसूस करेंगे। हम सब ने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, इस गेम के खिलाफ खड़े होना है। लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हम तो इतना कर सकते हैं कि अपना हक अदा कर सके, हम अपने लोगों की नुमाइंदगी कर सके। न इस वक्त हुकूमत में है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, 13 जमात है, उनकी पॉलिसी है। और पॉलिसी जो थी नेशनल सिक्योरिटी की, अभी पार्लियामेंट को एक ब्रीफिंग दी गई थी, हम तो उसमें नहीं है, हम तो हुकूमत से भी बाहर है, पार्लियामेंट से भी बाहर है। उसमें क्या ब्रीफिंग हुई थी? किसी ने आपको, किसी 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हुकूमत के, किसी एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे मुस्तकबिल के क्या फैसले हुए हैं? मरूंगा मैं, जनाजा मेरा उठेगा, अमन मेरा तबाह होगा, तरक्की मेरी खत्म होगी, खुशहाली मेरी खत्म होगी, मेरे अपने लोग इस जंग का ईंधन बनेंगे। मुझे पता ही नहीं है, आप कैसे मेरे फैसले कर सकते हो? आप होते कौन हो हमारे लोगों को अमेरिका के ऊपर भेजने के? आप होते कौन हो फिर से हमें इसका ईंधन बनाने के? तो मैं अपने लोगों से कहता हूं, पूरी पाकिस्तान से, खुदा के लिए आवाज उठाए, खुदा के लिए खड़े हो जाए और साथ देंगे तो पाकिस्तान जो 80,000 सिर्फ मलाकन के नहीं शहीद हुए थे, आपकी इस्लामाबाद इस मेरठ में साथ में यहाँ पे भी धमाका हुआ था, लाहौर में भी आपके भाई शहीद हुए थे, कोयटा में भी हमारे भाई शहीद हुए थे, कराची में भी शहीद हुए थे, सबके जनाजे उठे थे। आगाज कहां से हुआ था? वजीरिस्तान से। भुगता किसने? पूरे पाकिस्तान ने। अब भी ये होने जा रहा है, इसको रोके, इसमें हमारा साथ दे, हमारे साथ खड़े हो जाए। और मैं चीज आखिर में कह दूं, न तो मैं बेवकूफ हूं, न मुझे ये नहीं है कि समझ नहीं आ रही कि जो मैं 2-3 महीने से जो इतनी आलमी ताकतों का गेम अपने कौम के सामने रख रहा था, एक्सपोज कर रहा था, तो इसका मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे लोगों के लिए क्या नताइज होंगे? मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। लेकिन जब मेरी वालदा को गोली लगी थी तो मैं स्टूडेंट लीडर था। मैं अगर इस सियासत में आया था और हल्की की सियासत में आया था, मैंने एक कमिटमेंट की थी अपने साथ कि मेरी वालदा तो कोमा में है, पैरालाइज है, लेकिन मैं किसी और की माँ के साथ ये नहीं होने दूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी। एक तरफ मेरी वालदा अस्पताल में थी, दूसरे अस्पताल में मेरा भाई, उसको 8-9 गोलियां लगी थी, वो अस्पताल में था, घर गिर चुका था, मस्जिद शहीद हो चुकी थी। उस वक्त ये कमिटमेंट मैंने किया है। मैं तो दिल से बात कर रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे पाकिस्तानियों के, मुझे इससे 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप साथ दोगे,
आप खड़े रहोगे तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा बचेगा, खैबर पख्तूनख्वा बचेगा तो पूरी पाकिस्तान का अमन बचेगा। आप सब ने, पंजाब के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, गिलबिस्तान के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, आपने साथ देना है, आपने आवाज़ उठानी है कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन में ये गेम कर रहे हैं तो सियासत तो करे, हुकूमत में आने के लिए हमारी जानों के ऊपर तो ना करे। मेरी इतनी गुजारिश थी, मेरी इतनी बात थी। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इससे भी निकलेंगे, लेकिन जब बड़े लेवल पे जिनकी जिम्मेदारी है, अगर ये चीज़ें वहाँ से शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे तो हम रोक सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप बात करेंगे। मैं अगर फरजंद जरदारी के ऊपर एक जुमला बोलूँ तो 5 मिनट नहीं लगते मुझे जवाब आने में, 5 मिनट नहीं लगते। मैं अगर मफरूर इश्तियारी के ऊपर बात करूँ तो 10 मिनट नहीं लगते। आप डायरेक्ट, आपको वो रिबटल होता है कि क्या होता है वो आपको आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर खामोशी, जब गेम का हिस्सा है, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इन्वॉल्व है तो वो किस तरह करेंगे। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, मैंने आपको खुद अपनी बातों में भी कहा कि ये भी मैं कल से पूछ रहा हूँ, जब घर तक आ जाती है ना आग, तो फिर उसके बाद जितनी मुंह उतनी बातें भी शुरू हो जाती है। तो मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना, सरहद के ऊपर फेंसिंग हमारी हुई थी, हमारा तो सरहद लगा है अफगानिस्तान के साथ, सरहद पे तो केपी पुलिस तैनात नहीं होती, सरहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। कहाँ से ये आ गए, किस तरह आ गए। आलमी ताकतों की लड़ाई, अमेरिका के लिए एयर स्पेस अड्डों की, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब आप आलाकार सहूलतकार बनते हैं तो उनके भी मफादात होते हैं, आपके भी कुछ मफादात होते हैं। मैंने दोनों आपको इस तफसील से बता दिए। यहाँ पे एक सवाल जन्म लेता है जो आपने बात की कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हायरार्की है, क्या उस हायरार्की पे बात हुई? यस हुई। क्या 3 दिन पहले की जिस मीटिंग का मैंने हवाला किया, क्या ये हायरार्की उसमें थी? यस थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इसमें बहुत कुर्बानियां इस जंग में भी दी है। 7000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का मैंने जिक्र किया, उसमें शहीद हो गए हैं। पॉलिसी किसकी होती है? हुक्मरानों की होती है। मैं अमेरिका सिफारत खाने के केबल्स पढ़ रहा था दहशतगर्दी के जंग के हवाले से, और मैंने इन्हीं दिनों में फिर से पढ़े, इसलिए पढ़े कि यार मैं समझूं तो सही कि उस वक्त क्या गेम हुआ था कि जो अब हो रहा है। उसमें हो क्या रहा था? असफंदियार वली खान और डॉलर, क्या कहानी है, क्या हुआ था। अफरासिया फटक के अमेरिका सफ़ीर से मुलाकात, इदारों के बारे में क्या कहा, इन इलाकों में तालिबान के हवाले से क्या कहा, और यहाँ पे जंग लाने के हवाले से क्या कहा। आसिफ अली जरदारी, तारिक अजीज़ मुशर्रफ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, नवाज शरीफ की रायगढ़ में 3.5 घंटे मुलाकात, इसाक डार उसमें भी मौजूद थे, फिर यूसुफ रजा गिलानी, सब जाके अमेरिका के पाँव पढ़ के क्या कह रहे थे, अगले इलेक्शन की तैयारी, और साथ में कहते थे कि हम ये जंग आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि हम कमिटेड है। ड्रोन हमले मजीद करो, लोगों को मजीद मारो, ऑपरेशन को मजीद तेज करो, वो जगह रहती है उधर भी घुसो, आपके इदारे सिंसियर नहीं है, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन वक्त बदलता है, गद्दार भी की डिफिनीशन, मुहब्बुल वतनी की डिफिनीशन भी बदल जाते हैं, वक्त बदलता है, और गुलाम जो होते हैं वही गुलाम रहते हैं, अलाकार वही अलाकार रहते हैं, और आज वो फिर से उसी जंग में हमें ईंधन बना रहे हैं। तो वही चीज़ें आप पढ़ लें। मैं मीडिया के दोस्तों को भी कहता हूँ, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, मैंने पिछले 1 हफ्ते में सारे अमेरिका की सिफारत खाने के वही पुराने 20 साल की दहशतगर्दी की जंग के सारे केबल्स पढ़ लिए। आप भी एक दफ़ा देख लीजिए, और जो मैं सवाल उठा रहा हूँ उसको उसके साथ लिंक कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। आपसे एक चीज़ की अपील के लिए आया हूँ, 50 से ज़्यादा चैनल्स है, एक चैनल पे हमारे हालात रिपोर्ट नहीं हो रहे यार। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार इन चीज़ों को करें, और जो हालात आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करें, मिलकर मुकाबला करना है। अमन की बात हमने करनी है। हम तो न ड्रोन हमलों में है, न तो हमने कभी ऑपरेशन की हिमायत की है, न हमने यहाँ पे अमेरिका की जंग के हिस्से बने हैं। तो हमारे साथ क्या है? हम तो अमन वाले हैं यार, अमन के दाई हैं। हमारे इलाके के लोग तो खुशहाली और तरक्की की तरफ गए हैं। तो यही हमारा पैगाम है, अमन, मोहब्बत, खुशहाली, तरक्की। और यही अपील है कि हमें अपनी लड़ाई में ईंधन मत बनाओ, और अगर बनाओगे तो इस वक्त हम ऐसी रिएक्ट करेंगे, और आपकी गेम प्लान को हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हम आपकी पॉलिसी को कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। हम आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि वी विल फाइट, और हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें आप किसी और से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे, और हम इंशाअल्लाह अपने कौम के साथ खड़े होंगे।
एक से इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। 2004 में अकेली मेंबर असम्बली थी, उन्होंने उठ के कहा कि वजीरिस्तान फौज मत पैरो। अमन की बात करते रहे, मुज़ाकिरात की बात करते रहे, कहते कि जंग में मत घुसो। क्या 20 साल बाद अमेरिका जब मुज़ाकिरात के लिए बैठ गया और अफगानिस्तान से चला गया तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया ना? क्यों 80,000 लोग आपने कुर्बान कर दिए? ना होती इजराई, आज भी लोग ना आते। लेकिन अगर आपकी वही पॉलिसीज ना होती, इमरान खान होता है तो अमन है, इमरान खान नहीं है तो आपने फिर से वो पॉलिसी शुरू कर दी। क्योंकि इमरान खान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनता। इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कह सकता है कि क्या हम आपके गुलाम है। इमरान खान पूछता है, मैं अपने लोगों के ऊपर किसी की लड़ाई मुसल्लत नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को किसी की जंग का ईंधन नहीं बनाऊंगा। इमरान खान ने लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं की, अमन की बात की। हुआ क्या? हम तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके गए। यही तो प्लानिंग है कि ये बात करो, फिर कहो कि वो आ गए हैं, फिर इनको और उनको लड़ाओ, पीटीआई मरे, अवाम मरे। हम बेवकूफ नहीं है, हमने आपकी स्ट्रेप में नहीं आना। हमने अपनी तरक्की खुशहाली की बात करनी है, पूरा पाकिस्तान अपने साथ मिलाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जनाजा उठेगा स्वाद से तो तपिश आप महसूस करोगे, जनाजा उठेगा दिल से तपिश आप महसूस करोगे। अपने लिए खड़े हो जाओ यार। 80,000 कुर्बान कर लिए हैं, मजीद कुर्बान करने हैं। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से से उसका ताल्लुक है ना। आपके भी जनाजे उठे हैं, उनके लिए खड़े हो जाओ। क्यों किसी की लड़ाई में घुसते हैं? तो ये मेरा ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप लाते हो या आप स्ट्रेटजी बनाते हो? पीटीआई को लड़ाओ, दोनों लड़े और यहां पे अमेरिका को और उनके अलाकारों को मौका मिले आपके गेम प्लान का। नो, एब्सोल्युटली नॉट।